हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं जीआईसी एलटी ग्रेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। चूंकि इस बात को लेकर के जहां आपके पास बहुत सारी खुशियां हैं वहीं पर थोड़ा सा दुख भी है। इस बात को लेकर एग्जाम के पैटर्न को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आए लगातार। चूंकि मैंने जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक वीडियो बनाया और आप लोगों को जानकारी दिया, तो उस वीडियो में बहुत सारे आपके सवाल आए और सवाल के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपकी चिंता है एग्जाम के पैटर्न को लेकर के। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको इस पैटर्न को कैसे क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ आपके जो अन्य सवाल हैं उनको भी हम इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के सवाल है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सवाल है आपके, अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट 2 ही साल पढ़ा है तो क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, सिलेबस को लेकर के। और दूसरी चीज़, चयन रिटर्न के अकॉर्डिंग होगा या फिर प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होगा। और उसके बाद प्रीलिम्स में क्या क्वालिफाइंग होगा या फिर जो है जीएस का क्या रोल होगा उसमें। साथ ही साथ जो न्यूनतम कम से कम मार्क्स जो 30%, 35%, 40% कितना है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़, अगला क्वेश्चन है परीक्षा कब तक होगी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितना % है। कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर सवाल है कि कहाँ से बनवाएं और कितना पुराना होना चाहिए। महिलाएं खास करके परेशान हैं, क्योंकि पिता की तरफ से हो कि पति की तरफ से हो। उसके बाद फीमेल जो है, मेल में अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, चूँकि आप जानते हैं सीटें कम है फीमेल वर्ग में, तो क्या आप फिलअप कर सकती हैं। अपीयरिंग वालों का रिजल्ट कब तक आ जाए तो अपने आप को फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आधार में एड्रेस किसी दूसरे प्रदेश का है, आप हैं यूपी के, तो आप कैसे करेंगे उसको। अगला क्वेश्चन है प्री और मेंस एग्ज़ाम क्या एक साथ होंगे। तो आप इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। जी हाँ, एज रिलैक्सेशन आपको मित्र बिल्कुल नहीं मिला है। जिसकी डिमांड हो रही थी वो बिल्कुल कोई उस प्रकार का कोई छूट नहीं मिली है। छूट मिली है तो 5 साल के लिए जो पहले से एज इट इज़ चलती आ रही ओबीसी, एससी, एसटी और जो मतलब जॉब में है, चाहे वो सेंटर के जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट यहाँ यूपी के गवर्नमेंट के जॉब में है, आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। और विकलांग भाई जो हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का। तो सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अपेक्षाएं थी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो सिलेबस बहुत बड़ा है तो कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा सवाल इस समय इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट 2 ही साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा सवाल इस बार जीव विज्ञान को लेकर के हैं कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आपने जूलॉजी और बॉटनी में से कोई 1-2 साल के बाद छोड़ दिया है तो क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बिल्कुल एलिजिबल हैं, मैं बहुत बार बता रहा हूं। अब एक ही चीज़ को बार बार मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद जैसे आप मैथ्स और फिजिक्स से आप और केमिस्ट्री से आपका जो है ग्रेजुएशन है, आपने जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स से कर लिया है। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैथ से क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर आपने फिजिक्स छोड़ दिया है, केमिस्ट्री और इधर जो है मैथ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप जो है विज्ञान से भी एलिजिबल हैं, टेंशन मत लीजिए। और अगला क्वेश्चन है चयन का। तो चयन भैया आपके रिटर्न के अकॉर्डिंग होगा। प्री का सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, बात को ध्यान से समझिएगा। रिटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन आपका होगा। आपका प्री जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें जीएस जो पोर्शन है आप एक को क्वेश्चन मत करिए, लेकिन अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जीएस का कोई भी जीएस, पर्टिकुलर जीएस में कोई क्वालिफाइंग नहीं है कि 30 में आपको 30% या 20%, 50% लाने अनिवार्य, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स को क्वालिफाइंग। जी हाँ, पिछली बार जो एससी एसटी थे उनके लिए 30% क्वालिफाइंग था, 30% था यानी 45 नंबर था, लेकिन इस बार 35% कर दिया गया है। यानी आपको कम से कम 52 नंबर यानी 52 नंबर लाने अनिवार्य हैं। यानी अगर आप देखें तो 35% स्कोर आपको अर्जित करना अनिवार्य है। उसके बाद अब देखें हम 40% उसके उनके लिए है, ओबीसी जनरल के लिए 40% मार्क्स अचीव करना अनिवार्य है। अब आगे हम बात करेंगे परीक्षा कब तक होगी। भैया परीक्षा देखो ऐसा है, परीक्षा आपकी होगी दिसंबर के आसपास तक। अभी कोई डेट नहीं है, कैलेंडर में भी कोई डेट नहीं है, तो इसलिए परेशान न होइए, वहाँ आप दिसंबर तक मान के चलिए। उसके बाद अगले आपका क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, वो प्री में है, मेंस में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भैया आपका आपके पिता पक्ष का, महिलाएं जो हैं उनके पिता पक्ष का होना चाहिए, पति पक्ष का नहीं।
अगर वो जिस कास्ट में जन्म ली है उसी कास्ट का उनका सर्टिफिकेट बनेगा। जहाँ पर उन्होंने जो है उनका जन्म स्थल है वहीं से उनका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने शादी कर लिया यूपी में, तो यूपी का उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा भैया, उनका महाराष्ट्र का उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना महाराष्ट्र का लगेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने किसी अदर कास्ट में शादी कर लिया है तो आपका मूल कास्ट की ही जो जिसमें आपने जन्म लिया है वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगला क्वेश्चन, फीमेल मेल में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के बहुत सवाल हैं कि हमने टीजीटी में ऐसे फॉर्म डाल लेते हैं। अरे यार, टीजीटी अलग विषय है, पीजीटी अलग विषय है। यूपी में राजकीय इंटर कॉलेज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जीआईसी एक जीजीआईसी, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होती है उसमें महिलाओं की पोस्टिंग होती है, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उसमें पुरुषों की। लेकिन आप ट्रांसफ़र लेकर के इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग जो होती है वहाँ पर महिला वर्ग में सिर्फ महिला, पुरुष वर्ग में सिर्फ पुरुष। तो कंफ्यूज ना होइए। अगला हम सवाल है अपीयरिंग वालों, भैया ध्यान से सुन लो। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 28 अगस्त से पहले तो आप बिल्कुल फॉर्म डालने लायक हो जाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म डालने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए आप अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में जाके संपर्क करो, प्रेशर बनाओ, रिजल्ट आ जाएगा, एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आधार का एड्रेस, अगर आप हैं यूपी के, कहीं आप दूसरे प्रदेश में हैं, आपका वहाँ का हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ का, तो आप उसको लेकर चिंता मत करिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपका निवास माना जाएगा, टेंशन ना लियो। आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, उसको चिंता लेकर के चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन, क्या प्री और मेंस एग्जाम दोनों एक साथ होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। और पहले प्री को क्वालिफाई करेंगे तब मेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके लिए दोबारा फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद आप जाकर के मेंस के एग्ज़ाम को दे पाएंगे जी। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है पर आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा तो एलिजिबल है यार, बहुत वीडियो में बना चुका हूँ उस विषय पर। उसके बाद एकल विषय, अगर आपने कहीं से भी एकल विषय से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं यार, आपकी एलिजिबिलिटी मान्य है। चाहे राजेश टंडन से, इग्नू से, या फिर आप कोई अन्य यूनिवर्सिटी मतलब से आपने किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने एक विषय से इंटर किया है, संस्कृत जैसे मान लीजिए हिंदी के लिए एलिजिबिलिटी बना रहे, बिल्कुल एलिजिबल है, टेंशन मत लीजिए। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं जो आपका सबसे ज़्यादा सवाल है। देखो यार, आपका जो सवाल इस समय चल रहा है सबसे ज़्यादा कि सर जो है इस समय जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, जो उत्सुकता थी, जो जोश था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब लगता है कि ये वैकेंसी। देखो यार, एक चीज़ आप जान लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टीचर बनना है, जीआईसी में हो चाहे टीजीटी या पीजीटी, आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। जो पैटर्न यहाँ पर लागू होने वाला है यही पैटर्न आपके टीजीटी और पीजीटी में भी लागू होगा आने वाली वैकेंसी में, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है भाई। नौकरी लेना है तो यू हैव टू डू इट, तो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप फिर कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ आप जान लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ लोग हैं छोड़ देंगे कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो तैयारी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर कुछ लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन देखो यार, अगर आपको चाहिए नौकरी तो आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तन मन धन सब कुछ झोंकना पड़ेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए यहाँ पर जीएस का जो रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी हाँ, अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। जी आप ध्यान से समझिए, एक सीट पर 15 लोगों को क्वालिफाइंग कराएंगे, 100 सीटें हैं, 1500 लोग क्वालिफाई होंगे। यार सोच के देखो कि कितनी मेरिट घटेगी। जहां अब तो आपका ये जो 30-35% SC ST और जनरल 40% है, यही इतना आप पार कर जाओगे ना, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझना बात को ध्यान से। तो जीएस के लिए काहीं माथा खपाना, अपना विषय में अच्छे से पढ़ो और डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ो। जीएस देखो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करिए डेली। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, लेकिन उसको बहुत डीप में मत जाइए, कोई रोल नहीं, खत्म हो गया, सब खत्म खेला। क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, और वो भी चाहे आप शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, आप बराबर हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो आपकी मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। तो आपका यहाँ पर जीएस का रोल खत्म। आप बस एक काम करिए, जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा 30 क्वेश्चन का डेली, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लूसेंट के एक आध किताब ले लीजिए
और प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास कोई किताब हो घटना चक्र युद्ध की, उसको लेकर के पढ़ लो, थोड़ा बहुत 1 आध घंटे दे लो, बाकी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर डे 30 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको करते जाना, बस हो जाएगा काम। अब आपका सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। 100%, 99.99% आपका सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट से होगा। जीएस मतलब बहुत कम रोल, एकदम ख़त्म। उसके बाद अब बात करेंगे कि इसको कैसे कवर करिए। देखो यार, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब आपको जैसे जो आपके टॉपिक्स हैं, चाहे आप ड्रामा, मान लीजिए अंग्रेजी वाले हैं, ड्रामा है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नॉवेल उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रोज उसको पढ़ना पड़ेगा, पोइट्री उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ करके उसके ऑब्जेक्टिव का जो सवाल है उनको आप बनाइए, और उससे आप इस प्री क्वालिफाई, प्री तो क्वालिफाई करा है। 15 गुना मतलब बहुत होता है यार। हमको लगता है कि जो है कुछ है, ये जो लोग कटाप पार करेंगे सबको बुला लिया जाएगा, आओ भैया आओ, लिखो लिखो डिस्क्रिप्टिव लिखो, डिस्क्रिप्टिव लिखो, और सब वही में फंसेंगे फिर डिस्क्रिप्टिव वाले में। तो यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, 7 साल बाद ये अवसर मिला है। अब चाहे आपको मरना पड़े चाहे जीना पड़े, नौकरी चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी स्तर से अब आप इसमें कोताही नहीं कर सकते हो, और इतना भी बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला है। आप सब योग्य हैं, आप सब बहुत मेहनत किए हुए हैं। यहाँ तक आने से पहले आपने जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया है, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सब डिस्क्रिप्टिव में लिख करके आए हैं। तो ऐसे आप जो है अयोग्य नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट की बात है कि हम अपने आप को उस बात को लेकर तैयार नहीं हैं, तो तैयार हो जाइए, और निश्चित तौर पर जो है आप इस सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। मेहनत करिए, निश्चित तौर पर चयन मिलेगा। फिलहाल इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।